हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण हम यहाँ पर कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने यहाँ पर वर्ण विचार को स्टार्ट किया था, तो इससे पहले हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा, जो पहला चैप्टर था आपका। तो वहां पर हमने भाषा के बारे में जाना, और भाषा में हमने देखा कि भाषा जो है वो वाक्यों के मेल से बना है, और वाक्य आपके शब्दों के मेल से बनता है, और शब्द भी आपके वर्णों के मेल से बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम पहले वर्णों को पढ़ेंगे, फिर शब्दों को पढ़ेंगे, और फिर हम वाक्यों को पढ़ेंगे। किस प्रकार के शब्द होते हैं, किस प्रकार के वाक्य और वर्ण होते हैं, इनको किन किन रूपों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, और क्या क्या इनकी यहाँ पर क्या क्या इनके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए भाषा, देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाषा जो है वाक्यों के मेल से बनी है, और वाक्य शब्दों के मेल से बनी है, और शब्द भी आपके वर्णों के मेल से बना है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया है, चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा, निकल और आया, ये तीन शब्द हैं, और इन शब्दों के मेल से एक यहाँ पर वाक्य बना है। तो एक निश्चित क्रम होना चाहिए, नहीं तो आपका वाक्य बदल जाएगा। यदि हम यहाँ से एक भी शब्द को क्या करें, इधर उधर कर दें, तो आपका जो अर्थ है वो बदल जाएगा, या फिर कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम भी जरूरी है। तो देखिए शब्द क्या क्या है, चंद्रमा, निकल, आया और है। अब इनका आप देखिए वर्ण क्या क्या यहाँ पर आए हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो वर्ण हैं उनको भी आपने दो तरह से भेद किया था, एक स्वर था और एक व्यंजन था। स्वरों को आप स्वतंत्र रूप में लिख सकते हैं, लेकिन व्यंजन को आप स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं कर सकते हैं। लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते, उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं आप। तो जैसे कि आपने देखा कि जो वर्ण होते हैं, जो व्यंजन हैं, उनको आप इस प्रकार हलंत के साथ लिखते हैं स्वतंत्र रूप में, ठीक है ना। वर्णों को आप स्वतंत्र रूप में हलंत के साथ लिखते हैं। क को, जैसे मैंने कहा था आपको, जो क वर्ण है वो बेसिकली यहाँ पर जो क वर्ण है ना, ये स्वतंत्र रूप में नहीं है, ये स्वर के मेल से बना है, ठीक है ना। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो क है, ये जो है, जो व्यंजन है ना क, वो स्वतंत्र रूप से ऐसे लिखा जाता है। क व्यंजन स्वतंत्र रूप में ऐसे लिखा जाता है। इस क में उच्चारण अ का भी आता है। तो जब आप इसको लिखेंगे, लिख तो सकते हैं, लेकिन आप क को उच्चारित नहीं कर सकते हैं, जैसे वो स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। इस क को यदि आप उच्चारित करेंगे तो पहले आप लेंगे क, तो कहीं ना कहीं आपके उच्चारण में अ का उच्चारण आ रहा है, और हर व्यंजन को आप अ के साथ बोलते हैं, अ के उच्चारण के साथ बोलते हैं। क, ख, ग, तो सब में क्या आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है। तो जो ये व्यंजन है, ये जो भी व्यंजन आप पढ़ते हैं वो अ के साथ मिलकर बना होता है स्वतंत्र रूप में। बेसिकली आपका इस प्रकार से एक हल लगा होता है, और इस हल को क्या कहते हैं, हलंत कहा जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद भी किया। चंद्रमा, चौ को आपने इस प्रकार से लिखा, फिर अंग की मात्रा है, फिर दो लिखेंगे आप, ये हो जाएगा चंग, ठीक है ना, चंग। उसके बाद दो आपने आधा लिखा, फिर रॉ भी यहाँ पर आधा है, इस तरह से रॉ है, इधर रॉ लगा है, और फिर अ, क्योंकि दो को बोलने के लिए आपको अ भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, दो में फिर अ भी जोड़ा, तब जाके ये दो बना, ठीक है। मो भी आपका स्वतंत्र रूप में ऐसा होता है, आ की मात्रा लगी है तो आ इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हम बता चुके हैं। और इसी प्रकार से आपके सारे वर्ण विच्छेद होते हैं। आगे पढ़ लेंगे हम वर्ण विच्छेदों को भी। तो इस प्रकार से जो है क्या कहा गया है कि प्रत्येक शब्द का जो उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो तब वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार से वह छोटी सी ध्वनि या छोटी सी इकाई या खंड जो भी है, जिसके आप खंड नहीं कर सकते हैं, वह छोटी सी ध्वनि जिसके आप आगे खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, जब किसी भाषा के वर्णों को आप क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। जब आप किसी भी भाषा के, देखिए अभी तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी आप अल्फाबेट्स लिखते हैं, तो वो भी आपने, उनको भी आपने क्या किया है, एक निश्चित क्रम में रखा है, ठीक है।
तो अंग्रेजी भाषा की जो छोटी इकाई है वो क्या है, अल्फाबेट्स है। ऐसे ही हिंदी की यहाँ पर हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं, 2 आपके अयोगवाह हैं और व्यंजन यहाँ पर 33 होते हैं, 4 यहाँ पर आपके संयुक्ताक्षर हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में इस तरह से पढ़ा है। अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो देखिए जो व्यंजन है वो स्वतंत्र रूप से ऐसे लिखे जाते हैं और इनके ये पंचम वर्ण है, ठीक है। पांचवा वर्ण जो है हर, जैसे क का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, ये पंचम यहाँ पर वर्ण है। इसके बाद देखिए 4 यहाँ पर संयुक्ताक्षर हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये 4 संयुक्ताक्षर, इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए हम पूरी वर्णमाला की जब बात करें तो 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गया, 33 यहाँ पर आपके व्यंजन हो गए और 4 यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन भी यहाँ पर वर्ण भी हैं, टोटल ये हो गए आपके 52, ठीक है ना। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपको बताया था वर्णों को भी आपने भेद किए हैं, इनके भी आपने काइंड पढ़े हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। स्वर क्या है, यानी वोवेल्स, जिनको आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी आपने पढ़ा है, वहां पर भी आपके वोवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके स्वर हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 11 स्वर हैं, ठीक है ना। कौन कौन से स्वर हैं, आ ई ओ उ री ए आई ओ औ। तो ये 11 स्वर हैं। अब स्वरों के आपने यहाँ पर हमने क्या किए थे, भेद किए थे। स्वरों के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी कि स्वरों को जब आप उच्चारित करते हैं उन उच्चारण में कितना समय लगता है, इसके आधार पर इसके भेद किए गए हैं। इसके आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर होता है, उसके बाद दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। इसके बाद हमने दीर्घ स्वर की, और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, अ इ ओ और री, ठीक है ना। ये आपके 4 ह्रस्व स्वर हैं। इसके अलावा हमने दीर्घ स्वर पढ़े हैं। दीर्घ स्वर में जिनको ह्रस्व स्वर से बोलने में, उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर के दुगुना समय लगता है, तो उनको आप क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये भी संख्या में 7 हैं, आ ई उ ए आई ओ औ। तो 7 ये आपके क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। इसके अलावा हमने प्लुत स्वर के बारे में बताया था। तो जिनको क्या होता है, जिनको उच्चारित करने में दीर्घ समय से अधिक समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो उनको कहा जाता है प्लुत स्वर, ठीक है। जैसे आप ओम करके एक लंबा स्वर निकालते हैं तो ये आपका क्या है, प्लुत स्वर है, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब बिल्कुल भी बंद हो चुका है। इसका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में होता है। इसमें मात्राएं हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, तो ये मात्राएं आप पहले से भी जानते हैं और किस प्रकार से हम मात्राएं लगाते हैं ये तो आप पढ़ ही चुके हो। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आप जानते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी सारे व्यंजन को हम क्या करते हैं, अ के साथ उच्चारित करते हैं। जितने भी आपके पास व्यंजन हैं सब में अ जुड़ा हुआ है। कोई व्यंजन, कोई यहाँ पर इसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन जितने भी व्यंजन हैं उन सब का उच्चारण अ के साथ होता है। अब व्यंजन की क्या स्थिति होती है, व्यंजन स्वतंत्र रूप में हलंत के साथ होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको अ के साथ उच्चारित करते हैं, अ के साथ लिखते हैं, तो वो आपका इसका जो हलंत है, यानी कि व्यंजनों का जो हलंत है, वो हलंत यहाँ से हट जाता है। तो अ का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल भी है एक तरह से। तो व्यंजन के साथ, हर व्यंजन के साथ जब आप उच्चारित करते हैं तो वहां पर आपको अ का ही क्या आता है, उच्चारण आपको सुनाई देता है। तो जिस भी व्यंजन को आप कहेंगे पीछे से आपको अ का उच्चारण आएगा, ठीक है। बिना स्वरों की मदद के आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मात्राओं में आपका आ का उच्चारण करे, छोटी ई, बड़ी ई, ओ उ री, किसी भी स्वर का यहाँ पर उच्चारण हो सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा, जब किसी व्यंजन को अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तो व्यंजन के नीचे से एक तिरछी रेखा होती है, ये पढ़ ही रहे हम, ठीक है ना। तिरछी रेखा हम लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह या हलंत इसको कहते हैं,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क, च, छ, ट इस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तो तब जो है ये व्यंजन क्या होते हैं, नीचे से हलंत नहीं लगा होता है। तो जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा है दैट मीन्स कि वहां पर आपका अ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, तो अ का यहाँ पर ये रोल है। तो यहाँ पर देखिए क, च, तो इसमें अ मिला हुआ क्योंकि इसमें आपका क्या नहीं है, इसके साथ अ ऐड है। ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो अ, क, च, छ, ठ, त, थ, तो ये सब जो है इन सब में क्या मिला हुआ है, इन सब में मिला है आपका अ। री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे लगाई जाती है। आप जानते हैं री की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं री की मात्रा, इस प्रकार से नीचे, जैसे आप कृपा लिखते हैं तो नीचे से लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए री की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से। जब मैं क पे लगाऊंगी तो इस प्रकार से लगेगी, जब मैं ख पे लगाऊंगी तो इस प्रकार से लगेगी, और ग पे इस प्रकार से री की मात्रा ये लगती है। तो री की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। अब देखिए जिस प्रकार से आप बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं, देखिए जब आप क पे लगाते हैं तो ऐसे बड़ी ऊ, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, और बड़ी ऊ की लगेगी तो ऐसे लगेगी। ठीक है ना, इस प्रकार से लगेगी। लेकिन जब आप रॉ पर जो है छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो इस प्रकार नीचे नहीं लगती है। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि रॉ में छोटी ऊ और बड़ी ऊ की जो मात्रा है उसके नीचे या ऊपर न लगाकर रॉ के मध्य पेट पर, यहाँ पर देखिए ये छोटी ऊ की मात्रा हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए कैसे लगा, रॉ, र, तो इस प्रकार से ये छोटी ऊ की मात्रा लगी। अब जब बड़ी ऊ की मात्रा लगाया जाता है तो कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका रू की बड़ी ऊ की मात्रा लगता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर समझनी है। ठीक है, और छोटी क्लास में भी आप यहाँ पर इसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है अयोग वाह की हमने बात की। ठीक है, तो अयोग वाह क्या है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह दो वर्ण होते हैं ना। हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं अंग और अह होते हैं, और हमने पढ़ा था इससे पहले जब हम पूरा पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि ये अंग और अह क्या है, अयोग वाह इनको कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण जो है इनकी गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है। तो जैसे कि हमने देखा व्यंजन अलग थे और स्वर आपके अलग थे, अयोग वाह को अलग ही कर दिया गया था अंग और अह को। तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, इसलिए जो है इसको बिल्कुल ही स्वर और व्यंजन से अलग कर दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से जो अंग को जो है अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो अंग है उसको कहा जाता है अनुस्वार, और इसको अह को कहा जाता है विसर्ग। तो जब भी आप लगाते हैं तो क्या कहते हैं, विसर्ग लगाइए। अतएव जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोग वाह कहते हैं। तो जो व्यंजन जो है स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अयोग वाह। अब देखिए ये अनुस्वार होता क्या है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, तो इसको तो आप महसूस करेंगे बोल करके। ठीक है ना, क्या कहा गया है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तब उसे जो है दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, तो देखिए आप महसूस करना इन वर्डों, इन शब्दों को बोलते हुए आप महसूस करेंगे, जब आप पंख बोलेंगे तो आपके एक ही नाक से आपकी वायु बाहर निकलेगी। तो इसको आप धीरे धीरे महसूस करेंगे जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। पंख, रंग, गंध, तो आपकी जो है यहाँ पर ये आपके क्या हो गए हैं, अनुस्वार हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा आता है अनुनासिक। ठीक है ना, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तब वर्ण के ऊपर जो है चंद्र बिंदु यहाँ पर लगाया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, तो आ का उच्चारण आ रहा है तो दांत, आंख, अंगीठी, अंगूठी आदि, तो ये सब जो है क्या है, अनुनासिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अयोग वाह में अनुस्वार पढ़ा और अनुनासिक पढ़ा। ठीक है, आगे क्या है,
जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जब किसी स्वर के अंदर, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जब सिरोरेखा के ऊपर, यानी कि ये रेखा होती है इस प्रकार से सीधी, जब आप खींचते हैं इसके ऊपर जब कोई बिंदु नहीं होती है तो चंद्र बिंदु इस प्रकार का प्रयोग होता है, अन्यथा यहाँ पर बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे मैं, तो इस में आप चंद्रमा नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही सिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं थी, आई की मात्रा, तो यहाँ पर आप बिंदी लगाएंगे इसके साथ। यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर पहले से मात्रा थी सिरोरेखा के ऊपर, तो यहाँ पर हमने अंग बिंदु लगाई, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो यहाँ चंद्रमा नहीं लगाया जाता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिंदी लगाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। गेंद के ऊपर भी आप क्या लगाते हैं, एक बिंदी लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विसर्ग क्या होता है, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, देखिए आगे उच्चारण करेंगे, इसका जो उच्चारण है एक प्रकार से ह के समान होता है। यह स्वर नहीं है, क्योंकि हलंत लगा है तो ये स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अ की तरह जो है क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में ही किया जाता है। जैसे आप क्या कहते हैं, अतः, तो देखिए उच्चारण कैसा आया, अतः, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपके किसी भी शब्द के पीछे से इस प्रकार से विसर्ग लगा होता है तो आप इसका उच्चारण ह की तरह करते हैं। यद्यपि ये आपका यहाँ पर स्वर नहीं है, लेकिन ये अ की तरह इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रातः, तो ह लगाते ना आप, तो प्रातः, स्वतः, प्रायः, शनैः आदि ये शब्द है। इसके बाद आता है आपका आगत ध्वनि, ठीक है। जैसे आ अर्थात अर्धचंद्र, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय आप क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए डॉक्टर जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन आप इस अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिख रहे हैं। प्रॉपर ये क्या है आपका, क्या है, ये अंग्रेजी का ही शब्द है, लेकिन इसको आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसके ऊपर चंद्रमा तो लगाई जाती लेकिन बिंदी नहीं लगाई जाती है। डॉक्टर, काफी भी आपका इंग्लिश का ही शब्द है, तो काफी, तो देखिए ये भी आपका हो जाएगा टाफी, बाल, ये सभी आपके अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों आप सभी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊपर हमने पढ़ लिया कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। उसी आधार पर इसमें कुछ अंतर होते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से ही, अभी हमने दोनों का पढ़ा है ऊपर, ठीक है ना। जब आप अनुस्वार को क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो आपके नाक से ही सिर्फ वायु जो है बाहर निकलती है, लेकिन जब आप अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो फिर आपका नाक से भी और मुंह से भी वायु दोनों से बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आप हंस कहेंगे तो यहाँ पर ये आपका अनुस्वार होगा, और हंस कहेंगे तो अनुनासिक ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्वर, ठीक है, स्वरों के बारे में, वर्ण विचार में। अब यहाँ पर व्यंजन आपका आता है इसके बाद, तो हेडिंग डाल लेंगे आप व्यंजन, ठीक है। कुछ चीजें आपको नोट डाउन भी करनी है और कुछ चीजें आपको आती हैं, उसे आपने समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ऊपर भी हम बार बार बता चुके हैं कि व्यंजन को आप उच्चारित करने में हमेशा स्वर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं व्यंजन, बेसिकली ये स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। इनको उच्चारित करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। लिख आप सकते हैं लेकिन आप इसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं बिना स्वर के, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुक जाती है। देखिए पहले आप क बोलेंगे तो क के बाद पीछे से अ का उच्चारण आएगा, क, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी जो वायु है आपके मुंह में थोड़ा सा रुक जाएगी और फिर बाहर निकलेगी। तो आप जानते हैं हिंदी में जो है 33 ऊपर हम पढ़ चुके हैं, 33 यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, क से लेके ह तक। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इसकी संख्या 37 यानी कि 37 हो जाती है, ठीक है ना। अब व्यंजनों के, जैसे हमने
स्वरों का भेद किया था, ऐसे ही व्यंजनों को भी हम यहाँ पर व्यंजनों का भी भेद किया गया है। तो व्यंजनों के भेद क्या है, काइंड ऑफ कंसोनेंट क्या है, व्यंजनों के निम्नलिखित दो आधार पर भेद किया गया। अब इनको एक ही आधार पर नहीं, दो आधार पर इसको भेद किया गया है। अब देखिए पहला क्या है, स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श का मतलब ये है कि आप जब किसी व्यंजन को बोल रहे हैं तो आपके मुख में, आपके मुंह के अंदर जो आपकी जीवा है वो कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है किसी भी व्यंजन को बोलने में। और श्वास मात्रा के आधार पर, यानी कि आप किसी व्यंजन को बोलने में कितनी श्वास छोड़ रहे हैं, कहाँ से छोड़ रहे हैं, ये हो गया है। तो देखिए जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जीभ, आपके होंठ, आपके दांत कहीं ना कहीं वो या तो स्पर्श करते हैं या तो वायु बाहर निकलती है। इस प्रकार से ही आप क्या करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है क है यहाँ पर स्पर्श के आधार पर, यानी कि आप टच कहाँ कहाँ कर रहे हैं अपने व्यंजन को बोलने में। तो देखिए स्पर्श के आधार पर भी यहाँ पर जो है तीन तरह से इसको क्या किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यहाँ पर भी तीन प्रकार से इसका भेद किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। अब स्पर्श के आधार पर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो है जीभ मुख के विभिन्न भागों, अब मुख में कौन कौन से भाग होते हैं ये पहले हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा कंठ है, जहां से ये आवाज आ रही है। कंठ यानी कि गले का जो ये अंदर का भाग है इसको कंठ कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा कंठ है। कंठ के ऊपर आता है जो हमारा मुंह है, मुंह के ऊपर जो छत बनी होती है वो हमारा तालु है। तालु से थोड़ा सा आप आगे आएंगे वो आपका मूर्धा है, ठीक है ना। आपका वो क्या है, मूर्धा है। जैसे आप ट बोलते हैं ना, ट ट, तो ट बोलते समय आपका जो जहां पर आपकी जीभ स्पर्श कर रही है वो आपका मूर्धा है, ठीक है। मूर्धा के बाद आपके दांत हैं और फिर बाहर की तरफ आपके ओंठ है, ठीक है ना। तो इनको स्पर्श करती है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण जो है आपकी जीभ जो है, आपकी जीभ मुख के विभिन्न भागों से क्या करती है, स्पर्श करती है और फिर हम उनका उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला जो है वो आपका क वर्ण है। तो क वर्ण में आपका क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आप क वर्ण का उच्चारण करेंगे। क वर्ण में आपका क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो स्पर्श व्यंजन है इसमें आपकी जो जीभ है वो आपके मुंह के 5 भागों को स्पर्श करता है। और यहाँ पर आपके जो हैं स्पर्श व्यंजन भी, इसको भी 5 वर्णों में यहाँ पर इसको भी बांटा गया है। तो जो क वर्ग है, क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग। तो आप इनका उच्चारण कीजिए 1-2 बार और फिर महसूस कीजिए। हमने क्या कहा, आपके मुख के अंदर आपके 5 भाग, कौन कौन से भाग हैं, एक तो आपका कंठ हो गया, गले के अंदर का जो भाग है इसको कंठ कहा गया है। इसके बाद आप कंठ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, जो आपका मुंह है, मुंह के अंदर इस प्रकार से जो छत बनी है, जो पीछे का भाग है, इसको तालु कहा जाता है। तालु के आगे थोड़ा सा आगे आपका मूर्धा है, मूर्धा के बाद दांत हैं और आगे की तरफ आपके होंठ हैं। तो कहाँ कहाँ आपके ये व्यंजन स्पर्श कर रहे हैं, इनको आप खुद से भी देख करके, खुद महसूस करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके ये व्यंजन स्पर्श कर रहे हैं। जब आप क का बोलेंगे, उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, ग, तो आप देख पा रहे हैं होंठ कहीं भी आपके स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी कि एक प्रकार से ये जो आवाज है, ये जो स्वर है, ये जो उच्चारण है, ये आपके कंठ से निकल रहा है। ये आवाज आपकी कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है, ठीक है। इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, कंठ, उच्चारण का स्थान है कंठ और इसको कहा जाता है कंठ्य, ठीक है। तो ये आपका क जो वर्ण है वो कंठ्य है। अब देखिए आप इसको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप उच्चारण के आधार पर खुद से आप इसको बता सकते हैं कि कहाँ से आपकी आवाज आ रही है। क, ख, ग, घ, अंग, तो इसको आप इस कहाँ से, आपके कंठ से आवाज आ रही है। अब च वर्ग की जब हम बात करेंगे तो च, छ, ज, झ, य, तो ये आपका तालु से आ रहा है। ये आवाज आपकी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है तालव्य, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ट जो वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ,
अणो। तो आप देखेंगे जब आप ट को बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो मूर्धा को स्पर्श करती है और कहीं ना कहीं आपकी जीभ जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है। आप उच्चारण कीजिए खुद में, ट ठ, आपकी जीभ खुद से ही इस प्रकार से मुड़ जा रही है। तो जो आपका मूर्धांती श है, आपने सौ भी पढ़े हैं, 3 श, तो जो आपका सौ भी देखिए यहाँ पर आपके 3 श आते हैं ना, श, पहली श ये है, दूसरा श ये है और तीसरा श ये है। इसको भी आपका क्या कहा जाता है, तालवी श, तालव्य श कहा जाता है। देखिए तीनों का उच्चारण है तो सेम, ठीक है ना, सेम आती है, लेकिन इनका जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। ये वाली जो स है ये तालु को स्पर्श करते हुए इसकी ध्वनि आती है, ये जो है ये मूर्धा से स्पर्श करते हुए इसकी आवाज आती है, और इस स की जो आवाज है वो हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए आती है। तो इसके इसलिए इसको कहा जाता है तालव्य स। ये आपकी मूर्धा स है और ये आपकी दंत्य स है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तालवी सौ, मूर्धांती सौ और दांती सौ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका स्थान कहाँ पर है, तालु पर है, दूसरे का स्थान मूर्धा पर है और तीसरे का स्थान किस पर है, दांत पर है, ठीक है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण जब ध्वनि निकलती है वो एक प्रकार से थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखती है, एक अलग सी ध्वनि आपको दिखती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका ट वर्ग जो है, ट ठ ड ढ अड़, तो ये आपकी मूर्धा को स्पर्श करती है, इसके लिए इसको मूर्धन्य स, इसको मूर्धन्य कहा जाता है। तो ये वाली जो स है ये भी जैसे आप ट ठ ड, जहाँ स्पर्श आपका ट ठ हो रहा है, ये वाली स भी आपका वहीं से स्पर्श होके इसकी ध्वनि निकलेगी। अगर आप कहीं और स्पर्श कर रहे हैं यानी कि आपका स बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप षटकोण बोलते हैं तो षटकोण बोलिए तो आपका फिर से वो ताल मूर्धा को ही क्या करेगा, स्पर्श करेगा। इसे ऐसे ही अब आपका तो वर्ग है, तो थ द ध न। तो देखिए जो दांत का एक जड़ है दंत्य, कहीं ना कहीं ये आपके दांतों को स्पर्श कर रहा है, दांत या दांतों के जड़ों को वो स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दंत्य वर्ग, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो है प फ ब भ म। तो अब आपने देख लिया ओष्ठ, यानी कि आपके होठों से इनका उच्चारण हो रहा है। तो कहाँ कहाँ हम स्पर्श कर रहे हैं, देखिए हमने पहला क वर्ग पढ़ा और आप इसका उच्चारण करके देखिए, सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उच्चारण तो आप खुद से देख सकते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए आपके मुख में क्या क्या स्थान है, कौन कौन से आपके मुंह के अंदर स्थान है जहां पर हमारी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है। तो पहला क वर्ग कंठ से आता है, च वर्ग आपका तालु से आता है, इसके बाद जो ट वर्ग है वो मूर्धा से आता है, और आपका जो त है वो दंत से आता है, जो प वर्ग है वो आपके होठों से आते हुए ओष्ठ जो है ये कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से वो स्थान है जहां हमारी जीभ स्पर्श, कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है, ये चीजें बाकी आप उच्चारण करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जो व्यंजन है कहाँ से स्पर्श होकर आ रहा है और किस वर्ग का है ये। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अंतिम वर्ण है इनको कहा जाता है अंतिम वर्ण, पंचम वर्ण, ठीक है। जो अंतिम वर्ग यहाँ पर वर्ण दिया हुआ है इसको कहा जाता है पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ग के वर्ण के आधार पर रखा गया है। तो देखिए जैसा कि इसका पहला जो है ये क वर्ग है, तो पहला जो क्या था, क था, इसका नाम क पर ही रखा, क वर्ग। फिर दूसरा च था तो इसका नाम भी च वर्ग रख दिया। ट वर्ग पहले वर्ण के आधार पर, ऐसे ही त वर्ग भी पहले वर्ण के आधार पर और प वर्ग भी पहले वर्ण के आधार पर। तो इसको तो आप जरूर लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज व्यंजन के बारे में पढ़ा और व्यंजनों को हमने यहाँ पर इनका भेद किया और स्पर्श के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे जो व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है और किस किस प्रकार के यहाँ पर आपके व्यंजन होते हैं, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे के जो व्यंजन है उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।